हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीकेएम क्लासेस। आप सभी का स्वागत है जीकेएम क्लासेस में। आज हम लोग जो टॉपिक डील करने वाले हैं, हो सकता है ये पहली बार आप देख रहे होंगे कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, ठीक है। मैंने जहाँ तक सर्च किया बाकी जगह में भी, तो ये इतना रेडिली अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसके लिए क्या करना चाह रहा हूँ कि आपको जो वीडियो में दूंगा, अभी जो लेक्चर आप देखेंगे आज, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना, MOT है ना, नॉर्मल मॉलिक्यूल के लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं, MOT ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। और इन डिटेल देखेंगे, हर एक टर्म के बारे में जानेंगे कि वो किस चीज़ के लिए ज़रूरत है ना, सारा चीज़ आप देखेंगे। तो मैं क्लास के बाद आपको अपने टेलीग्राम चैनल में है ना, इसी डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ जा कर के आपको ये नोट्स मिल जाएगा, आज की क्लास का आपको इन डिटेल नोट्स मिल जाएगा कि किस तरह से कौन सा सिंबल कहाँ यूज़ होता है। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर आप बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ टर्म कुछ चेंज हो जाता है। और नॉर्मल MOT को समझने के लिए इजीली आप कर सकते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किया और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया ना, यहाँ भी वही होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल जो है आपका, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल और एक जो लिगैंड है आपका, लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल्स है, उसके ऑर्बिटल मिल करके जो एक ऑर्बिटल बनाते हैं, उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे कह रहे हैं ना। तो इसके लिए क्या होता है, आपका ग्रुप थ्योरी थॉरो होना चाहिए है ना। अगर आपका ग्रुप थ्योरी अभी आप नहीं पढ़े हैं ग्रुप थ्योरी को, तो उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आज जो मैं क्लास लेने वाला हूँ वहाँ पर आपको उसका भी थोड़ा सा टच मिल जाएगा। लेकिन इतना होगा कि क्लास के बाद आपको और कोई डाउट नहीं रह जाएगी कि ये टर्म यहाँ क्यों आया, ये किस तरह से हम लोग करेंगे है ना। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, उसी का एक पार्ट है ये, ठीक है। और इसके पहले वाला लेक्चर अगर आपको देखना है तो आप जो है हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस को देखिए, आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा है ना। और हम आपके लिए एक और चीज़ सरप्राइज लेके आए हैं, जो भी जैसे ही ये यूनिट कंप्लीट होगा आपको एक फ्री टेस्ट दे दूंगा इस पूरे यूनिट का, जो कि आप मेरे ऐप में, जीकेएम क्लासेस ऐप में जा करके उस टेस्ट को अपेयर हो सकते हैं ना। फ्री टेस्ट आप दे सकते हैं, जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग है, जितना आप समझते हैं, कितना आपने पढ़ाई किया है, कितना कॉन्सेप्ट आपको आता है, उस बेसिस पे आप एग्जाम्पल सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, उसके लिए आप फ्री में जाकर के टेस्ट दीजिए। जीकेएम क्लासेस ऐप में जाइए, चैट सेक्शन में पूछिए आपको किस पार्टिकुलर टेस्ट में आपको अपेयर होना है, आपको वो असाइन कर दिया जाएगा है ना। और आप उसमें अपेयर होकर के अपना देख लीजिए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। तो जो भी वीडियोज़ मैं यहाँ दे रहा हूँ, उस पार्टिकुलर वीडियोस का आपको टेस्ट पेपर भी मिल जाएगा, जो कि आप वहां दे करके और अपना मार्क्स भी देख सकते हैं और इवैल्यूएट भी कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन में आप फंसे हैं, कितना ज़्यादा टाइम लग गया उस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए है ना। तो चलिए आज देखते हैं MOT कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो ये MOT जो हम लोग देखेंगे आज इसमें, इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है ग्रुप थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए है ना। जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ग्रुप थ्योरी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो यहाँ चीज़ें उतनी सिंपल नहीं रह जाती है, क्योंकि D ऑर्बिटल जो है उसमें आप देखेंगे कि खुद ही वो स्प्लिट करके T2G और EG में बंट रहा है ना। तो जब वो बंट रहा है तो वहाँ दो तरह का ऑर्बिटल मिल जाता है, एक एक्सियल और एक मिलता है आपको एक्सियल ऑर्बिटल, और दूसरा मिलता है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है ना। एक एक्सियल ऑर्बिटल, एक नॉन एक्सियल ऑर्बिटल मिलता है, इसलिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। तो आज का क्लास का जो है आपको नोट्स भी मिल जाएगा, तो उसके लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, करेक्ट। तो चलिए देखते हैं इस क्लास को। तो एक्सियल और नॉन एक्सियल के कारण ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है कि कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स जो है वो मैंने आपके लिए लेकर के आया है डिफरेंट बुक से, स्टैंडर्ड बुक से, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें पता है कि ओवरलैपिंग किसके किसके बीच में होता है, ये सब स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है ये किसके किसके बीच में हो रहा है, हमें पता है। जहां भी MOT आता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आता है, वहां पर हमें पता है दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है ना। तो यहाँ किसके किसके बीच में होता है, जो हमारा सेंट्रल मेटल के जो D ऑर्बिटल है ना, सेंट्रल मेटल के जो D ऑर्बिटल है, कौन सा, भरा हुआ वाला नहीं, भरा हुआ वाला नहीं। D ऑर्बिटल दो तरह का है, एक भरा हुआ रहेगा, एक नहीं भरा हुआ रहेगा। जो भरा हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पाई, और जो नहीं भरा हुआ है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिग्मा। जहां दोनों इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है उसको हम लोग पाई के नाम से जानेंगे, और एक सिग्मा होता है। तो आपको क्लियरली मेंशन करना होगा, हम एक एग्जांपल के साथ देखेंगे, जो अभी हम आपको बता रहे हैं ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बता रहे हैं। अभी इसी के बाद जैसे ही मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा,
आप देखेंगे कि कैसे कहाँ पे सिग्मा फिट बैठ रहा है, कहाँ पे पाई फिट बैठ रहा है ना, तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो जहाँ एम्प्टी है वो सिग्मा कंट्रीब्यूट करेगा। तो सेंट्रल मेटल डी ऑर्बिटल का जो सिग्मा आपका ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेगा किसके साथ, आपका जो लिगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स है। यहां भी दो तरह से कर सकता है, एक सिग्मा के साथ कर सकता है, दूसरा पाई के साथ कर सकता है ना, ठीक है। एक सिग्मा के साथ कर सकता है, एक पाई के साथ कर सकता है। और आपने लिगेंड में देखा है कि इनको सिग्मा डोनर लिगेंड कहते हैं, किसको पाई डोनर लिगेंड कहते हैं, या किसको पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहते हैं। जहां पाई एक्सेप्टर रहेगा वहां ये पाई हेल्प करेगा, और जहां पाई डोनर रहेगा वो ये पाई हेल्प करेगा, है ना। जहां पाई एक्सेप्टर रहेगा, जो भी लिगेंड पाई एक्सेप्टर रहेगा ये पाई डोनेट करेगा, और जो पाई डोनर रहेगा लिगेंड वो ये पाई डोनेट करेगा, है ना। और ये सिग्मा के साथ जब बनेगा तो एक कोवैलेंट जैसा बन रहा है। तो ये पूरी आपको डील करता है एक कोवैलेंट बॉन्ड के ऊपर। ये ज्यादा फोर्स करता है कि जो हमारा जो नेचर है बॉन्ड का वो एक कोवैलेंट, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड में हम जानते हैं म्यूचुअल शेयरिंग होता है, ओवरलैपिंग होता है। जहां पर भी वर्ड आता है ओवरलैपिंग वहां पर कोवैलेंट वर्ड रखता है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी ये एमओटी है, लेकिन इसने आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को भी यूज किया है, इसने आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को भी यूज किया। अगर आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जीरो करते हुए आगे बढ़ेंगे या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को जीरो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो जो ये एमओटी है ये दोनों का हेल्प लिया है, किसका सीएफटी का भी आप देखेंगे जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब, और वीबीटी का भी इसने हेल्प लिया है। क्योंकि जो ओवरलैपिंग हम लोग करेंगे तो जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है ना, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है किसके, सेंट्रल मेटल जो डी ऑर्बिटल है उनमें जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उसी को कंसीडर कर रहे हैं, और जो लिगेंड ग्रुप है उनके भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिगेंड के भी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके सेंट्रल मेटल के भी अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है वीबीटी को भी फॉलो कर रहा है, करेक्ट। उसी तरह से जब ये डी आपका पार्टिसिपेट कर रहा है तो ऐसे थोड़े ना है कि डी डिजेनरेट फॉर्म में रहेगा पूरा, ये तो नॉन डिजेनरेट होगा ना। T2G और EG में स्प्लिट करता है, और जब ये स्प्लिटिंग आ रहा है तो स्प्लिटिंग वर्ड जहां पर भी आएगा तो वो CFT को भी साथ में ले जा रहा है। इसलिए अगर स्टेटमेंट क्वेश्चन ऐसा है कि MOT कंसिस्टिंग ऑफ VBT, मतलब MOT जो है कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें VBT चाहिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी चाहिए, या बोथ A एंड B नहीं चाहिए, है ना। तो हमें या बोथ A एंड B चाहिए, तो जहां बोथ A एंड B चाहिए तो वहां उस पर टिक करेंगे, है ना। तो इस तरह का स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आपका बनता है इसमें, है ना। तो एमओटी में आपको पता चल गया, VBD CFT दोनों हो गया। अब हम लोग सिंबल के बारे में जानते हैं, डिफरेंट तरह के सिंबल का क्या यूज है, और फिर सीधे हम लोग वो डायग्राम बनाएंगे, एमओ डायग्राम, कि कैसे ये आपका एमओ डायग्राम बनता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सिंबल, डिफरेंट तरह का सिंबल सब जो आता है वो क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जो लिखा हुआ रहता है ये सब, कि ये एक सिंबल दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम ये कर देते हैं कि स्मॉलर और कैपिटल में हम डिवाइड कर देते हैं ना। ये स्मॉलर लेटर जो लिखा हुआ रहेगा किसका, ये सपोज A लिखा हुआ है ना, सपोज A1 है ना, A1G लिखा हुआ है। तो ये हमारा क्या है, जो स्मॉल लेटर A है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा है कौन सा, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। पहले तो अभी स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को जानिए, तो हम ये A1G को हटा देते हैं, सिर्फ A लिखते हैं। स्मॉल लेटर A रहेगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। स्मॉल लेटर T रहेगा तो भी एटॉमिक ऑर्बिटल, तो A हुआ, T हुआ, फिर आपका E हुआ, तो ये सब किसको डिनोट कर रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, ठीक है। उसी तरह से जब कैपिटल, ये सबको नोट्स बना लीजिएगा, अदरवाइज आप वेट कीजिए इवनिंग तक, है ना। आपको जो है यहाँ इसका जो है नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल में, है ना। मैं PDF बना करके, ये जो नोट्स मेरे हाथ में है इसका PDF बना करके आपको भेज दूंगा, है ना। आप उसको देख लीजिएगा, है ना। तो आप उसको अपने पास रखिएगा, तो आप उसको रिवीजन करने में आपको आसानी होगी, है ना। तो जो कैपिटल लेटर रहते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कैपिटल लेटर में A लिखा मैंने, कैपिटल लेटर में T लिखा मैंने, कैपिटल लेटर में E लिखा हमने, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाता है, ठीक है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, हम लोग जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लिखते हैं तो वहां पर हम लोग ये कैपिटल लेटर का यूज करेंगे ना, वहां हम लोग ये स्मॉल लेटर यूज नहीं करेंगे। ये हो गया। अब आ जाते हैं नंबर का, है ना। न्यूमेरल का क्या यूज है,
ठीक है, ये भी देख लेते हैं न्यूमेरल का क्या यूज है। ठीक है, तो नंबर जब अगर जैसे वहां पर A1G मैंने लिख लिया था ना, तो ये A1G 1 का मतलब क्या है, जो आपका वेव फंक्शन है ना, वेव फंक्शन होता है ना, जो आपका वेव फंक्शन है ये आपका क्या होता है, सिमेट्रिक रहता है। मतलब इसको जब आप क्या करते हैं, एक्सिस के थ्रू जब इसका रोटेशन करवाते हैं, जब एक्सिस के थ्रू, सपोज ये एक्सिस है आपका, जैसे s ऑर्बिटल लिया आपने जैसे कि p ऑर्बिटल लिया, तो जैसे ये px है, तो px है तो x एक्सिस के थ्रू यदि आप इसको रोटेशन दे रहे हैं, या ये आपका s ऑर्बिटल है, इसको तो आप किधर से भी रोटेशन दीजिए तो इक्वली देगा, सिमेट्री देगा, है ना। तो जब आप इसको रोटेशन देते हैं तो क्या आपको अलग मिलता है, नहीं मिलता है, क्योंकि अगर हम इस पर सिंबल दें, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस ऐसे दे सकते हैं, तो आप इसको जब ऐसे रोटेट करेंगे तो प्लस तो इधर ही रहा, माइनस तो इधर ही रहा, तो कोई चेंजेस हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जहां पर एस पी रहेगा वहां हम लोग न्यूमेरल को क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट नहीं, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे लिखेंगे। जैसे सपोज कि ये ए है तो इसको कैसे लिखेंगे, A1, है ना। ये टी है, टी को कैसे लिखेंगे, T1, है ना। अब इसके बाद का जो लेटर आता है आपका, है ना, यू और ई, वो भी देखेंगे क्या होता है, लेकिन पहले नंबर का जो है उसको फिनिश कर लेते हैं, है ना। ये बहुत डिटेल में जा रहा है, आपको शायद ही कहीं मिले, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, जो भी डाउट रहेगा इस पे वो आप हमको वापस से पूछ सकते हैं ना। तो न्यूमेरल में अब जब 2 आ जाता है, आई होप आप इसको ये समझ में आ गया है कि कोई चेंजेस नहीं हो रहा है उसके वेव फंक्शन में, है ना, रोटेशन में। अब जब 2 आ जाता है तो 2 में क्या हो जाएगा आपका, इसके वेव फंक्शन में चेंज नहीं होगा, कब, यहां पर एक कंडीशन लग जाता है, इसके वेव फंक्शन में चेंजेस नहीं होगा कब, सिर्फ डायगोनल में। जब ये डायगोनल में अगर हम देखेंगे तभी चेंज नहीं होगा, अदरवाइज अगर आप एक्सिस पे देखेंगे, डायगोनल कौन सा, एक्सिस डायगोनल में जब देखेंगे, है ना, एक्सिस डायगोनल में जब देखेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, अदरवाइज इसमें चेंजेस हो जाएगा, है ना। अगर आप एक्सिस के थ्रू देखेंगे तो चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि हम जैसे मान लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं आपके पास कि ये है हमारा x और ये है हमारा y, है ना, हम d ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया, है ना। अगर मान लेते हैं, हमें तो पता है यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, आप यहाँ भी प्लस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो हम मान के चलते हैं कि ये इस तरह है, dxy है, ठीक है। अब ये dxy है, सपोज कि अगर आप इस तरह का अप्लाई कर रहे हैं कोई भी चीज़, यहाँ पे जैसे ही आपने रोटेशन दिया, इसको क्या होगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, प्लस नीचे आ जाएगा, चेंजेस हो गया, प्लस नीचे आ जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर चेंजेस हो गया ना। अभी एक समय प्लस इधर था, अभी इधर आ गया, माइनस इधर था, इधर चला गया, तो साइन चेंज हो जा रहा है। साइन चेंज हो जा रहा है कब, जब एक्सिस के थ्रू कर रहे हैं, है ना, जब किसी एक एक्सिस के थ्रू कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक्सिस डायगोनल करेंगे, है ना, एक्सिस डायगोनल मतलब दोनों एक्सिस का एक साथ में जब चेंज करेंगे तो उस समय में यहाँ चेंजेस नहीं होगा। कैसे, सपोज कि आपने क्या किया, ये पूरा का पूरा उठा करके ऐसे पलट दिया, पूरा का पूरा उठा करके ऐसे पलट दिया, ठीक है, पूरा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका, ये पूरा हो जाएगा आपका ये y, और मैं बताता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया फिर से बताता हूँ, ये बना लेता हूँ पहले। अब क्या होगा, ये प्लस उठ करके यहाँ आ जाएगा, आ गया, ये प्लस उठ करके यहाँ आ जाएगा, आ गया, ये माइनस उठ करके यहाँ आ जाएगा, और ये माइनस उठ करके यहाँ आ जाएगा। क्या कोई चेंजेस है, ऊपर में प्लस था हमारा, ऊपर प्लस है, नीचे में माइनस था हमारा, नीचे में माइनस है। जब एक्सिस डायगोनल देखते हैं हम लोग तो उस समय में हमारा क्या होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन जब एक्सिस के थ्रू देखते हैं तो चेंज हो जाता है ना। तो जब एक्सिस डायगोनल देख रहे हैं तो उस केस में हमारा वेव फंक्शन जो है वो, है ना, यहाँ पर जो नंबर आ जाता है वो 2। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लिखते हैं कौन सा, T2G। T2G किसके लिए लिखते हैं, अभी खुद ही देख लीजिए आप, ये जो 2 लग रहा है किसके लिए लिखते हैं, dxy, dyz और dxz, और तीनों का आप इसी तरह से लेते हैं। xy लिखना है तो x और y यहाँ लिख दीजिए, yz लिखना है तो यहाँ y और यहाँ z कर दीजिए, अगर आपको xz लिखना है तो यहाँ पर x कर दीजिए और यहाँ पर z कर दीजिए, हो गया। लेकिन तीनों में ही तो ऐसे ही हो रहा है ना, एक्सिस डायगोनल के थ्रू जो है ये जा रहा है। इसलिए ये छोटा किस लिए आया, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल है, स्मॉल t क्योंकि एटॉमिक स्मॉल लेटर हो गया तो एटॉमिक ऑर्बिटल है। 2 कहाँ से आया, क्योंकि ये आपका एक्सिस डायगोनल में जो है ये सिमेट्री दे रहा है ना एक्सिस डायगोनल में, इसलिए 2 आया। ये g कहाँ से आया अब वो देखते हैं हम लोग, है ना, उस चीज के लिए ऊपर का हम इसको मिटा देते हैं, है ना। तो जैसा जो है उसका अपना अपना एक्सप्लेनेशन है। तो अभी फिलहाल आपको ग्रुप थ्योरी की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मोर इंटेंस, जब आप ऑर्गेनोमेटेलिक्स में जाएंगे और उसका एमओ जानना चाहेंगे तो वहां पर आपको ये जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। तो ये ज्यादातर आपका जो है एकदम एडवांस लेवल का है, जो कि CSIR गेट में आपको ज्यादा पूछा जाता है।
और जैम में कभी कभी पूछ सकता है, वो ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन CSIR इसमें सीधे एग्जांपल देके पूछेंगे कि ये किस ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है, इसका होमो क्या है, लुमो क्या है ना, वो पूछ सकता है। तो उसके लिए आप देखते रहिए। अभी बात करते हैं ये जी क्या है, इसको हम लोग जिराडे बोलते हैं ना, बहुत पहले से। ये तो आप जैसे ही यूजी में एडमिशन लेते हैं या पीजी में एडमिशन लेते हैं, आपको ये सब तुरंत बताया जाता है ना। जिराडे हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा, सेंटेरो सिमेट्री। सेंटेरोसिमेट्री मतलब यहां पर आई है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, तभी वो जिराडे कहलाएगा। और यू मतलब क्या हो गया मेरा, अनजिराडे। अनजिराडे मतलब क्या हो जाएगा, ये एंटी सिमेट्रिक है ना, ये एंटी सिमेट्रिक ऑर्बिटल होता है। जिराडे होता है जो वही जो सेंटेरोसिमेट्रिक रहता है। अब आप इसमें आ जाइए, क्या इसमें सेंटेरोसिमेट्रिक है या नहीं है, उस चीज को आप देख सकते हैं है ना। तो DXY, DYZ और DXZ जो है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री देता है, करेक्ट। उसी तरह से और आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको लेकर के। ये बोर्ड अब जिराडे अनजिराडे भी हो गया कि किस तरह से होगा। अब नेक्स्ट जो है हम लोग लेंगे कि ये A कब लिखते हैं, T कब लिखते हैं और E कब लिखते हैं, उस चीज को लेके चलेंगे है ना। तो A कब लिखते हैं है ना, हम कैपिटल को लेके चलते हैं और फिर स्मॉल को भी बताएंगे। A कब लिखते हैं, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये A की बात आती है। A मतलब हो गया आपका क्या चीज, जहां पर सिर्फ सिंगल डिजेनरेट फॉर्म में आपका ऑर्बिटल रहेगा। फिर से बताता हूं, सिंगल डिजेनरेट फॉर्म में आपका ऑर्बिटल रहेगा। ये ऐसा ही है कि सिंगल डिजेनरेट फॉर्म में आपका ऑर्बिटल रहेगा। किसमें किसमें रहता है बताइए, सिंगल डिजेनरेट फॉर्म में आपका ऑर्बिटल किसमें किसमें रहता है। सिंगल डिजेनरेट फॉर्म मतलब सिर्फ एक ही ऑर्बिटल रहेगा उस एनर्जी लेवल पे। तो जब एक ही ऑर्बिटल रहेगा यानी कि पॉसिबल है सिर्फ s ऑर्बिटल के लिए है ना, सिर्फ s ऑर्बिटल के लिए। तो जहां जहां s ऑर्बिटल की बात आएगी और वो अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो हम लोग वहां पर a लिखेंगे, a है। और s ऑर्बिटल में हमें पता है कि इसका वेव फंक्शन है कि किसी भी एक्सिस मतलब एक्सिस के थ्रू भी अगर आप इसको रोटेट करते हैं तो क्या आएगा, सिमिलर वेव फंक्शन, सिमेट्रिक वेव फंक्शन आएगा। तो हम लोग यहां पर A1 कर देंगे है ना। और ये आपका क्या है, आपका सेंटेरोसिमेट्री भी है। एस ऑर्बिटल को देखेंगे तो ये राउंड है ना, तो सेंटेरोसिमेट्री भी है, तो A1G लिखेंगे हम लोग है ना। तो इसीलिए A1G लिखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और एटॉमिक ऑर्बिटल के फॉर्म में इसी S को कैसे लिखेंगे हम लोग, स्मॉल वन A1 एंड देन G। ये हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यही है, चेंजेस कुछ नहीं है। उसी तरह से A के बाद हमारा ये T आता है। T ध्यान से देखिएगा, T कब आता है, T से आता है आपका ट्रिपली। तो आप सिंपली यहां पे लिखेंगे ट्रिपली डीजेनरेट फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल है ना, फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो ट्रिपली डीजेनरेट फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल कहां कहां रहता है, जहां पर तीन ऑर्बिटल एक ही एनर्जी लेवल में रहता है। कहां कहां रहता है, सबसे पहला तो आपका p ऑर्बिटल है जो एक जगह में ही रहता है ना, px py pz। तीनों का स्पेस में सिर्फ ओरिएंटेशन अलग है, अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो तीनों का सब चीज इक्वल है ना, मतलब इक्विवेलेंट है, तीनों बिल्कुल इक्विवेलेंट पोजीशन है, इक्विवेलेंट एनर्जी है, सब कुछ है। पोजीशन मतलब स्पेस में जो पोजीशन है उसका सिर्फ वही अलग है, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, एक जेड डायरेक्शन में, अदरवाइज बाकी सारा पैरामीटर उसका इक्विवेलेंट है। तो px py pz ये क्या होता है हमारा, ट्रिपली डीजेनरेट फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल। तो यहां पर हम लोग ट्रिपली के लिए t लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका t। अब देखिए ये px py pz ये भी एक्सिस के थ्रू अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो आपको सिमेट्रिक ही मिलेगा। py को y एक्सिस के थ्रू रोटेट कीजिए, pz को z एक्सिस के थ्रू रोटेट कीजिए, px को x एक्सिस के थ्रू रोटेट कीजिए, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो इस जगह में हो जाएगा आपका क्या, ये सॉरी यहां पर हम लिखेंगे क्या, t1। अब देखिए यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, अगर आप देखेंगे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये इसको ये जो है इसको नहीं ये करेगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस है, ये इसको ये नहीं कर पा रहा है ना। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंस है, ठीक है। तो एब्सेंट ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री में हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, U अनजिराडे लिख देते हैं। तो T1U हो गया, ये T1U हो गया। अब उसी तरह T में एक और आता है, ये तो हो गया आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए क्या लिखेंगे आप लोग, T1U है ना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए लिखेंगे। उसी तरह से हमारे पास इसी T में एक और आता है ट्रिपली डीजेनरेट, कौन सा, D ऑर्बिटल का आता है, कौन सा
ये T2G लिखते हैं ना हम लोग, जिसमें DXY, DYZ और DXZ है ना, ये 3 हो गया हमारा। अब इस केस में क्या होता है आपका, आप देखिए ये तीनों जो है आपका जिराडे में आता है, क्योंकि सेंटरोसिमेट्रिक है इसमें, इसलिए यहाँ G लग रहा है। और T है T2G जो है, इसका जो स्मॉल लेटर T है, ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल को बता रहा है। जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका T2G, है ना। तो ये कहाँ से आ रहा है सिंबल, ये पता है आपको। अब हमारा नेक्स्ट जो बचा है वो E बचा है ना। तो E को देख लेते हैं कि क्या होता है ना। उसके बाद हम लोग जो है एक एग्जाम्पल लेकर के उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखेंगे, और इसके बाद हम लोग जो है सीधे घुस जाएंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में, है ना। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनऑर्गेनिक का जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें घुस जाएंगे, जहां पर माइक्रोस्टेट वगैरह देखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और फिर उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे, है ना। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि पूरा लेक्चर में बताऊंगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, तो पूरा लेक्चर ही मैं आपको दे दूंगा, भले एग्जाम्पल थोड़ा कम है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए आप हमारे ऐप में डाउन जाइए और वहां पर जाकर के मैक्सिमम एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, है ना, ठीक है। और साथ में मैं 2 क्वेश्चन आज आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो इसको एज ए चैलेंज आप एक्सेप्ट कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, है ना। आप हमको लीक करके इमेज लेकर के आप मेरे ऐप में जा करके वहां पर आप हमको दिखा सकते हैं कि वेदर वो करेक्ट है या रॉन्ग है, या उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। आपको नहीं भी आ रहा है तो भी आप वहां पर आकर के हमसे बताएंगे, हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से वो बनेगा, ठीक है। तो मैं ये आपको एक चैलेंज दे देता हूं, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, यूट्यूब से ढूंढ सकते हैं, आप अगर कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ से भी आप उसको हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद उस चीज़ को बनाइए, अगर बन जा रहा है तो वेल एंड गुड, आप अपने सही ट्रैक पे हैं। अगर नहीं बन रहा है तो भी कोई बात नहीं है, आप हमसे पूछिए, हम आपको बता देंगे, है ना। बस वही है कि आपको जीकेएम क्लासेस ऐप डाउनलोड करना होगा, वहाँ जाके चैट सेक्शन में पूछना होगा, हम आपको ऐसे ही बता देंगे, उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि ये ई, ठीक है। तो ये ई कहां पर आ गया आपका, तो इस ई को कैसे लिखेंगे बताइए। ए हो गया हमारा, टी हो गया हमारा, ई। ई हमारा होता है कि जब हमारा डबली, है ना, डबली डीजेनरेट, जेनरेट फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल, है ना। डबली डीजेनरेट फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल जब रहता है, जैसे ये 2 ऑर्बिटल है हमारा, है ना। तो डबली डीजेनरेट फॉर्म में जब है उसको तो हम लोग ई कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई और इसमें जी लग जाएगा, है ना। तो यहां पर भी जो है आपका सेंट्रोसिमेट्रिक है, तो ये ईजी हो जाता है। और आपका जो है यहाँ पे जो 2 ऑर्बिटल है, ये आपका कहां पर आता है, डी ऑर्बिटल का कौन सा एक्सियल पार्ट जो होता है उसमें होता है ना। डी कौन सा x2 y2 एंड डी z2, ये दोनों ऑर्बिटल आपका इसमें ईजी में आता है। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सिंबल हुआ, और आपसे पूछ सकता है कि ये किसका सिंबल है, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल का सिंबल है, ठीक है। तो सारा सिंबल हो गया, आई गेस सारा सिंबल हो गया, अगर नहीं हुआ है तो मैं फिर से बता दूंगा। तो आई होप सारा सिंबल हो गया, सबस्क्रिप्ट हो गया, हाँ, स्मॉल लेटर लार्ज लेटर हो गया। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं ना, तो अब रियल एग्जांपल पे वर्क करते हैं कि किस तरह से बनता है एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बिलीव कीजिए सिर्फ एक एग्जांपल आपने लिया, बाकी एग्जांपल जितने भी तरह का एग्जांपल है उसको लेके आप सॉल्व कीजिए, सब बनने लगेगा। अगर नहीं बनेगा तो आप हमको पूछिएगा, हम बताएंगे, है ना। तो इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, आपका कौन सा है, क्रोमियम NH3 6 3+। अब ये एग्जाम्पल हमने लिया, इस एग्जाम्पल में आप देखें ये ऑक्टाहेड्रल है, नो डाउट ये ऑक्टाहेड्रल है। अब आपको पता करना होगा कि इनर है कि आउटर है, वो कौन बताएगा, वीबीटी बताएगा। अब आपको देखना होगा कि इसमें स्प्लिटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो कौन बताएगा, आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताएगा। तो इसीलिए ना ही वीबीटी को आप छोड़ सकते हैं, ना ही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को छोड़ सकते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ऑर्बिटल डायग्राम या एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है, ये दोनों को साथ में लेकर के चलता है। और ये कहता है कि अगर दोनों डी ऑर्बिटल का डिस्टेंस, अगर आपका लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल्स के डिस्टेंस से ज्यादा दूरी अगर बना रहा है तो वो आयनिक कंपाउंड बनाएगा। अगर दोनों इक्वल में आ रहा है तो वहां पर वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, है ना, ठीक है। तो अब इसमें आ जाते हैं, इसमें क्या क्या है देखते हैं। तो क्रोमियम जो हमारा है, ये क्रोमियम हमारा क्या कर रहा है, इसमें कौन सा है, +3 स्टेट में क्रोमियम है और अमोनिया। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा। और सारा का सारा जो है आपका, हम अगर इसको इस तरह से लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, T2G और EG सारा का सारा आपका T2G में फंस जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, और EG आपका पूरा खाली रहेगा, है ना।
तो Eg पूरा खाली हो गया, तो वहां से 2 यूज किया, उसके बाद फिर जो उसका S है वो 1 यूज किया और P 3 यूज किया, तो क्या हो गया ये D2sp3। हम इन डिटेल अब इसमें नहीं जा रहे हैं। अगर इन डिटेल जाना है कि कैसे मैंने ये बनाया तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, आपको फिर कभी डाउट नहीं होगा उसके लिए, है ना, कि कैसे गया मैं उसमें। तो ये D2sp3 हो गया, यानी कि ये ऑक्टाहेड्रल हमारा कॉम्प्लेक्स है। अब जो है इसमें और क्या क्या देखना है, हमें देखना होगा कि इसमें कौन क्या डोनेट कर रहा है। तो क्रोमियम के पास देखिए ये 2 जो ऑर्बिटल है, ये दोनों ऑर्बिटल जो है आपका सिग्मा ऑर्बिटल है ना, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर सकता है। ये सब जो है आपका ये पाई, अगर पाई बॉन्ड बन रहा है, अगर कोई पाई एक्सेप्टर है आपका लिगेंड में तो ये पाई डोनेट करेगा, अगर पाई एक्सेप्टर नहीं है तो ये डोनेट नहीं करेगा। यहां पर जो आपका अमोनिया है ये किस तरह का है, आपने देख चुका है। अमोनिया हमारा क्या है, सिग्मा डोनर। अब कैसे, कौन सा सिग्मा डोनर होता है, कौन सा पाई डोनर होता है, ये भी जानना है तो हम ऑलरेडी इसका क्लास ले चुके हैं। आप जा करके जो है प्ले लिस्ट में जा करके ढूंढिए और वहां पर आप उस लेक्चर को देखिए, आपको कभी डाउट नहीं होगा उसके बाद कि किसको सिग्मा डोनर और किसको पाई डोनर कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, सिग्मा डोनर है, तो यानी कि ये आराम से यहां आ सकता है, तो सिग्मा डोनर है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बचा हुआ हम बता देते हैं। डी में जो है ये आपका डी है ना, तो ओके, ये दोनों बचा है। एस बचा है 3D 4S 4P बचा है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया D2sp3, ठीक है, ये बन गया। अब डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, बोर मैग्नेटन वैल्यू वो सब आप निकाल लीजिएगा, वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको, है ना, कोई मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में है वो। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ आकर के भरेगा, ठीक है, तो यानी कि वो सिग्मा डोनर है और यहाँ आकर के ये सब में भर के एक आपका कंपाउंड बना रहा है। तो अब ये ऑर्गेनिक बनेगा या मतलब कोवेलेंट बनेगा या आयनिक बनेगा, वो उसके डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो चलिए अब देखते हैं, इसका एमओ ही बना लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे क्योंकि पूरा बड़ा सा जगह चाहिए हमको एमओ बनाने के लिए। बस दिमाग में रखिएगा कि इसका जो है 6 इलेक्ट्रॉन है ना, और वो सिग्मा डोनर है। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। पूरा बोर्ड ही हमको चाहिए, है ना, वो बताने के लिए। हम एक काम करते हैं, 6 जो हमारा 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल्स। ये क्या हो गया हमारा लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल्स। कितने लिगैंड थे हमारे, 6 थे। तो यहाँ पे लिख दीजिए ये हमारा NH3 जो है 6 NH3, ये हमारा लिगैंड ग्रुप है और 6 लिगैंड है हमारा। ये एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये भी 2 दे रहा है, 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 ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है। ये इस तरह लिखने का कोई और तुक नहीं है, क्योंकि सीधा लिखेंगे तो सब हौश पौश हो जाएगा और आप देख नहीं पाएंगे, है ना। ये एक तरह से सिमिलर एनर्जी लेवल पे है सारे के सारे, है ना। उसी तरह से यहां पर हम आ जाते हैं, ये हमारा D है, कौन सा 3D, है ना। ये हमारा, उसके बाद कौन सा था 4S, तो इसको छोटा सा ही बनाते हैं, जितना बड़ा है उतना ही 4S। ये कौन सा था हमारा 4P, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो D में इलेक्ट्रॉन हमारा कितना था, क्रोमियम का 6 था। तो 1 2 3 4 5 6, S में नहीं था, P में नहीं था। अब क्या करेगा, ये स्प्लिट करेगा, है ना, किसमें, T2G और Eg। ये स्मॉल लेटर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इसको दिमाग में रखिएगा। ये इसलिए इसको Eg और T2G लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। अब यहाँ पे कितने आ गए हमारे, 1 2 3 4 5 6। तो ये इसको सीधे आगे बढ़ाइए और यहाँ पे बना दीजिए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, है ना, 1 2 3 4 5 6, और इसको बोल दीजिए क्या है, ये T2G। ये क्या है हमारा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये Eg में 2 ग्रुप बचा हुआ है, तो ये पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा। तो आ जाइए यहाँ पे, ये Eg पार्टिसिपेट करेगा इसके साथ, तो ये आ गया यहाँ पे, चलिए। और T2G तो नहीं करेगा, ये तो नॉन बॉन्डिंग बना लिया। ये इसका भी एनर्जी बढ़ेगा, जैसे ही लिगैंड अप्रोच करता है तो सबका एनर्जी बढ़ेगा। ये 4S हो गया और इसका भी एनर्जी बढ़ा, तो ये भी आपका 4P हो गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे T1U, इसको लिखेंगे हम लोग A1G, है ना, और ये हो गया हमारा Eg और ये हो गया हमारा T2G। जब स्प्लिट नहीं करता है तो 3D 4S 4P लिखते हैं। जैसे स्प्लिट किया यहाँ पे, जैसे T2G Eg लिखे, वैसे ये स्प्लिट किया तो A1G। अब A1G कहाँ से आया, अभी थोड़ी देर पहले इसको रिवाइंड करके देख लीजिए, आप क्लियर हो जाएंगे, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आपको याद करना पड़ेगा कि A1G क्या है, T1U क्या है ना, या T2G क्या है। तो
ये कहाँ से आया आपको पता चल गया। अब जैसे ये Eg यहाँ पर आया तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, इस ऑर्बिटल का, इसमें कितना आया, 2 आया है, तो 2 ऑर्बिटल यहाँ बना दीजिए और इसका नाम क्या हो जाएगा, कैपिटल E और G हो गया। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुआ। अब जो है ये हमारा उसके बाद किस में भरेगा, इसमें भरेगा हमारा। तो सबसे ये तो हमारा कहाँ रहेगा, ये हमारा सबसे नीचे में रहेगा, है ना। ये इसको हमारा S को सबसे नीचे में रहना चाहिए यहाँ पे, और नीचे करते हैं इसको, यहाँ कर देता हूँ, है ना। ये यहाँ पर जो ये आएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग A1G, A1G, है ना। A1 और G जो है वो कहाँ रहेगा, सबस्क्रिप्ट रहेगा, ठीक है। अब इसमें जो भरेगा उसके बाद आ जाते हैं हमारा कौन सा, ये T1G। इसमें कितने हैं हमारे, ठीक है, 3, T1U है वो, तो इसको लिखिए T1U। कैपिटल और स्मॉल का यही अंतर है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। T1U हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग, ये जाएगा फर्दर, है ना। ध्यान से देखिएगा कौन किधर जा रहा है, सबका अपना अपना काम है। तो अब ये Eg जो गया है यहाँ पे, तो ये तो इसका बॉन्डिंग था। अब जो ये बनेगा हमारा, ये क्या बनेगा, Eg एंटी बॉन्डिंग। उसी तरह से ये आपका A1G, यहाँ पर A1G का एनर्जी थोड़ा सा कम हो जाता है, और वो क्यों होता है वो आप हमको बताइएगा, है ना। कुछ तो हम आपके टास्क के लिए, स्टार है इसीलिए ये हो जाएगा आपका सिर्फ 1 है, और ये हो गया आपका क्या हो जाएगा, A1G स्टार। अब बचा ये T, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक, ये ऊपर जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब दाग के ऊपर लिखें, इसको नीचे क्यों लिख दिया, है ना। उतना सिली सा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। T1U और यहाँ पे स्टार कर दीजिए। अब भरिए इलेक्ट्रॉन, हमारे पास कितना है, 2 4 6 8 10 12 इलेक्ट्रॉन है। इधर में जो 6 था वो तो नॉन बॉन्डिंग में चला गया, ये नॉन बॉन्डिंग। अगर पूछेगा इसमें होमो लुमो सारा चीज डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए। इस हम एग्जाम्पल तो लिख लें यहाँ पे 3+, है ना। तो इसके लिए लिख रहे हैं ना, तो इधर अमोनिया है और इधर ये जो है मेटल के लिए है, ये मेटल ऑर्बिटल है ना, मेटल आयन ऑर्बिटल। ये हमारा क्रोमियम 3+ का है, ठीक है। अब आ जाते हैं, तो देखिए भरेगा 12 है, तो पहले तो यहाँ भरेगा, 2 भर गया, फिर 3 4 5 6 7 8 हो गया, फिर 9 10 11 12, सारे के सारे बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग में नहीं है। हमारा नॉन बॉन्डिंग यहाँ पर हो गया। अब होमो और लुमो अगर निकालना है तो आप निकाल सकते हैं इजीली, कौन सा होमो है और कौन सा लुमो है। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, लुमो, है ना, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ होमो कौन सा हो जाएगा, ये नॉन बॉन्डिंग को कर दीजिए होमो, है ना। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा। अभी मैं आपके जो मैंने कहा था कि 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो आप बताएंगे हमको। ये तो हो गया आपका सिग्मा डोनर के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब आप हमको बताइए कि अगर आपके पास लिगेंड, सिग्मा डोनर तो हमेशा नहीं देगा ना, अगर आपको लिगेंड दे दिया पाई डोनर, है ना, तो आपका एमओ डायग्राम कैसा बनेगा। अगर आपको दे दिया पाई एक्सेप्टर, तो आपका एमओ डायग्राम कैसा बनाएगा, ये आप हमको बताएंगे। आप ढूंढेंगे, डिफरेंट रेफरेंस बुक से ढूंढेंगे, आप डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, या आप कोई भी कोचिंग कर रहे हैं वहाँ के मटेरियल को देखेंगे, और ये आप हमको बताएंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिए, है ना। खुद समझिए फिर हमको बताइए। बिलीव कीजिए, ये एक्सरसाइज आप करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा करीब हो जाएंगे आपके सक्सेस की ओर, ठीक है। इस तरह का छोटा छोटा चैलेंज लीजिए और आप हमको मेरे जीकेएम क्लासेस ऐप में जा करके वहाँ पर इसका सॉल्यूशन करके फ़ोटो खींच के अपलोड कर दीजिए, है ना। तो मैं भी आपके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज गिफ्ट जरूर रखूँगा। अगर ये आपने सॉल्व करके मुझे भेजा, आपको पक्का कोई ना कोई सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, है ना। आप बस इसको सॉल्व करके आप मुझे भेज दीजिए, ठीक है। तो चलिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।